अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के सब्जेक्ट में आपको लेक्चर नंबर 7 में खुशामदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जितने भी जो लेक्चर्स थे वो आपको समझ आ गए होंगे। अ, तो आज नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेक्चर है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के लिहाज से। जो बेसिकली दैट इज टोटली अबाउट द जिसमें ज़्यादातर जो सी चीज़ें हैं वो ट्रांसफरिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी बेसिकली हम देखेंगे कंप्यूटर किन किन चीज़ों को यूज़ करते हुए क्या क्या देखता है और डाटा को वो ट्रांसफॉर्म करता है। मतलब बाइनरी नंबर यूज़ करता है, कौन से नंबर्स यूज़ करता है जिसकी बेसिस पे वो डाटा को कन्वर्ट करता है, ये ट्रांसफॉर्म करता है इंफॉर्मेशन के अंदर। और इसके अलावा हम आज के लेक्चर में हमारे पास वो कंपोनेंट्स भी हम देखेंगे जो बेसिकली किसी भी कंप्यूटर को की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं या उसको डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि बेसिकली आज के जो लेक्चर है वो जो पहला पार्ट है उस लेक्चर का वो ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन है। अम, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर बेसिकली डाटा को नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर सिस्टम क्या होता है कि जिसकी बेसिस पे हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, अम, हमारे पास डिफरेंट किस्म के हमारे पास नंबर सिस्टम मौजूद हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए हम यूज़ करते हैं। जिसमें जो सबसे फेमस है बेसिकली जो जो ह्यूमन बेस्ड है कि जो ह्यूमन भी इसको आसानी से रीड कर सकता है, उसको काउंटिंग के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये बेसिकली ह्यूमंस इन नंबर्स को यूज़ करते हैं फॉर द काउंटिंग पर्पस के लिए। टोटली ज़ाहिर सी बात 9 से लेकर 9 तक तो 10 डिजिट्स के अंदर होते हैं, जिनको कंबाइन करके हम लार्ज नंबर्स इससे बनाते हैं। जैसा 10 हो गया, 11 हो गया, इसी तरह सो ऑन आगे। बेसिकली जो कंप्यूटर डाटा को रीड करता है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी सिस्टम या बाइनरी नंबर्स के अंदर करता है। तो मतलब आप डाटा बेसिक डेसिमल नंबर में डालो, किसी भी शेप में जो डाटा होता है वो कन्वर्ट होता है, या डाटा जैसे वो टेक्स्ट की शेप में होता है या डाटा वीडियो की शेप में होता है या आईडी की शेप में होता है। बेसिकली जैसे डाटा होता है वो जब कंप्यूटर उसको रीड करने की कोशिश करते हैं तो उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम हम दो नंबर्स को कहते हैं, एक जीरो और एक वन को। ठीक है, तो कंप्यूटर बेसिकली इन दो नंबर्स को करता है फॉर द काउंटिंग पर्पस के लिए। फिर ये नंबर्स मिलके एक बिट स्ट्रीम बनाते हैं, 0111 011111 इस तरह करके एक स्ट्रीम बनाते हैं जो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बारे में आगे भी आप लोग देखोगे इंशाल्लाह। साथ साथ हम नंबर सिस्टम को और भी एक्सप्लेन करेंगे मजीद आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी। तो इसके अलावा बिट्स और बाइट्स होती हैं। बिट्स और बाइट्स बेसिकली क्या है कि जो बिट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि 0 और 1 के फॉर्म में हमारे पास बाइनरी नंबर्स होते हैं। तो 0 और 1 की फॉर्म में हमारे पास मतलब बिट्स होती हैं। ये जो सी बिट्स होती हैं ये मिलकर आपकी बाइनरी नंबर्स बनाती हैं। यानी एक बिट में आपका एक नंबर होता है, या तो 0 होता है या 1 होता है। ठीक है, एक बिट इज इक्वल टू वन नंबर, दैट इज 0 और 1। तो बाइनरी नंबर्स बेसिकली बिट्स पे मुश्तमिल होते हैं। और बेसिकली अगर हम कहते हैं 0 और 1 के फॉर्म में होता है तो वो एक एज एक स्विच का काम करता है।
अगर 0 होगा तो वो ऑफ होगा, अगर 1 होगा तो वो ऑन होगा। ठीक है, ये आपने मुख्तलिफ बोर्ड्स में भी देखा होगा, स्विचेस में भी देखा होगा, इसके ऊपर एक तरफ 0 लिखा होता है, एक तरफ 1 होता है। हम 1 की तरफ करते हैं तो वो ऑन हो जाता है, 0 की तरफ करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। तो 8 बिट्स मिलकर आपका एक बाइट बनाते हैं, और एक बाइट इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर। यानी अगर ए बी सी या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर की हम बात करते हैं, तो 8 एक बाइट मिलकर जो 8 बिट्स पे मुश्तमिल होता है, दैट रिप्रेजेंट्स 1 कैरेक्टर। इसमें आपको नीचे आपको ये ऑन ऑफ के स्विच भी नजर आए होंगे, जस्ट फॉर द शोइंग पर्पस आपको शो किया गया है कि जैसे बिट्स, जिससे मैंने बताया कि बिट्स आपकी रिप्रेजेंट करते हैं एज अ स्विच के। इसके अलावा कंप्यूटर डेटा को अगर हम रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो टेक्स्ट कोड्स में होता है। अब ये टेक्स्ट कोड क्या है? जो टेक्स्ट कोड है बेसिकली लेटर्स को मतलब आपकी 0 1 के फॉर्म में ही टेक्स्ट कोड होता है। तो जैसे मैंने बताया कि बिट्स मिलकर आपके बाइट्स बनाते हैं, बाइट्स रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर। तो अगर हम कहते हैं कि लेटर्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो दैट इज अ टेक्स्ट कोड, उससे एक कोड निकलता है 0 1 के फॉर्म में। तो ये जो से कोड्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं जो डाटा ट्रांसफर के लिए हमें यूज़ होते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं डाटा ट्रांसफर के लिए। जिस तरह अगर आप लोगों को याद हो, एक चैप्टर मैंने आपको आस्की का भी बताया था, अमेरिकन इंग्लिश सिंबल्स हैं, जो बाइनरी में भी होता है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो पिछली वीडियोस में आप उसको देखो, या नेट में आप उसको चेक करो। तो ये बेसिकली क्या है टेक्स्ट कोड्स में? टेक्स्ट कोड्स में आपके पास जो डाटा होता है वो मुख्तलिफ फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, बाइनरी फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, हेक्सा फॉर्म में। तो ये सारे मिलके आपको एक आस्की वैल्यूज दिखाते हैं। तो आस्की का एक पूरा एक टेबल है जो आपको मैंने दिखाया भी था। फिर कुछ आस्की स्टैंडर्ड है, एक्सटेंडेड आपकी आस्की कोड है, जिसमें थोड़ी सी ग्राफिक्स और अदर सिंबल्स को और एडिशन इसमें किया गया है। और लास्ट में फिर यूनिकोड है। यूनिकोड बेसिकली तो हम कहते हैं कि यार ऑल लैंग्वेजेस जो भी स्पोकन, जो भी बोली जाती है प्लेनेट पे, वो यूनिकोड कहलाता है। कोई भी सिंबल जो कंप्यूटर उसको रीड करता है तो वो एक यूनिकोड का एक लैंग्वेज कहलाती है, या वो कोड कहलाता है। अब इस स्लाइड में हम ये देखते हैं कि बेसिकली जो कंप्यूटर्स हैं वो डाटा को प्रोसेस कैसे करते हैं, किन किन कंपोनेंट्स को यूज करते हुए, जो कौन कौन से बेसिक जैसे कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज करते हुए डाटा को प्रोसेस किया जाता है। तो अ, सबसे मेन जो सी चीज़ है दैट इज अ सीपीयू, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जिसकी बेसिस पे हम डाटा को प्रोसेस किया जाता है। कौन करता है? कंप्यूटर करता है। तो जाहिर सी बात है सीपीयू नहीं होता तो आपको डाटा प्रोसेस नहीं किया जाता, जिसको एक एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर समझा जाता है। अब इसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है। अब कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? समझ लो कि वो एक एज ए कर्नल का काम करता है विच कंट्रोल्स द कंप्यूटर। अब इस कंट्रोल यूनिट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या हैं? इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं जिस तरह मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आपने ये काम इस तरह करना है, ये काम इस तरह करना है, ये काम इस तरह करना है। तो बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर को बता रहा होता है इंस्ट्रक्शन सेट को यूज करते हुए कि आपने कंप्यूटर ने ये काम करना है इस टाइम, जिसने ये काम करना है। तो एन इंस्ट्रक्शन सेट इज अ ग्रुप ऑफ कमांड्स फॉर अ सीपीयू इन मशीन लैंग्वेज। अब मशीन कोई भी लैंग्वेज बोला जाता है, वो 0 1 की फॉर्म में बोलता है। तो सीपीयू जिस लैंग्वेज में भी वो चीज़ों को समझा जाता है, तो वो एक इंस्ट्रक्शन ग्रुप ऑफ कमांड्स, उस इंस्ट्रक्शन सेट को हम कहते हैं। द टर्म कैन रेफर टू ऑल पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस फॉर द सीपीयू। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसकी बेसिस पे सीपीयू काम करता है, दोज आर ऑल इंस्ट्रक्शंस। इसमें इसके अलावा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसको हम एलएचयू कहते हैं, एएलयू कहते हैं। एएलयू क्या काम करता है? जो बेसिकली सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। इसके अलावा इस एएलयू में आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसको बार बार शायद आपने इसका नाम सुना भी हो, जिसको हम रजिस्टर्स कहते हैं। व्हाट आर द रजिस्टर्स? द रजिस्टर्स आर द टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बेसिकली ये मेमोरी की टाइप है यूज टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर, ट्रांसफर data and instruction that are being used immediately by CPU। तो रजिस्टर इस वक्त इसमें
एएलयू में ऐसा एज एक डाकिया का काम करता है कि एक सीपीयू को जो जो इंस्ट्रक्शंस जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए, अ, जो डाटा चाहिए एक्सेप्ट करने, वो इमरजेंसी की बेसिस पे वो सीपीयू को प्रोवाइड करता है। किसके जरिए प्रोवाइड करता है? रजिस्टर के जरिए। तो रजिस्टर्स आर कंप्यूटर मेमोरी जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती, ठीक है। जो क्या काम करता है? एज ए डाकिया का काम करता है, स्टोर करता है, ट्रांसफर करता है किसी को डाटा और इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली टू सीपीयू या बाय सीपीयू। इसके अलावा कंप्यूटर्स के अंदर कुछ मशीन साइकिल्स भी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट काम रखती हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए। अ, यानी कोई भी कंप्यूटर जितने भी जो स्टेप्स लेता है डाटा को प्रोसेस करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली मशीन साइकिल्स कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी दो इंस्ट्रक्शन जो दो साइकिल्स पाई जाती है, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है और एक एग्जीक्यूशन साइकिल होता है। तो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन साइकिल? सीपीयू गेट्स द इंस्ट्रक्शन, वो साइकिल जिसकी बेसिस पे सीपीयू कुछ भी इंस्ट्रक्शन लेता है, वो एक साइकिल जो सा होता है उसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। और जब सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हुए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो उसको हम उस साइकिल उस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज एग्जीक्यूशन साइकिल। तो इस तरह बिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड एग्जीक्यूट होती हैं। वो एक्सेक्शन साइकिल्स भी हो सकती हैं, वो एग्जीक्यूशन साइकिल्स भी हो सकती हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है? पाइपलाइनिंग होती है जो प्रोसेसेस को प्रोसेस करता है फॉर मोर डाटा के लिए। और इसके अलावा मल्टीटास्किंग होती है, अलाउज मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मतलब इंस्ट्रक्शंस के लिए मतलब जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो पर सेकंड में बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक एग्जीक्यूटिव फॉर्म में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, तो जो आगे होनी होती हैं वो पाइपलाइन में होती हैं, या कुछ इससे भी हो सकता है कि मल्टीटास्किंग हो रही होती है कि एक टाइम पे मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही। तो इसी तरह एएलयू सीपीयू के अलावा मेमोरी एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट काम रखती है, जिसको हम किसी भी कंप्यूटर के लिए जो डाटा को प्रोसेस करता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सी मेमोरी है वो है रैम, जिसको हम रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी हम मेमोरी इसको हम कहते हैं, विच स्टोर्स एंड ओपन्स द प्रोग्राम्स एंड द डाटा। स्मॉल चिप्स ऑन द मदरबोर्ड, या आपने इसकी तस्वीर भी देखी होगी इसमें अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर्स में। जितनी ज़्यादा अपनी रैम अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, आपका कंप्यूटर उतना ही फास्टली रन करेगा। अब कुछ और चीज़ें हम देखते हैं जो बेसिकली कोई भी कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करता है। अभी तक हमने क्या देखा? हमने सीपीयू देखा, हमने एएलयू देखा, एएलयू में हमने रजिस्टर्स देखे, उसके बाद हमने रैम देखी कि रैम बेसिकली क्या होता है। अब हम देखते हैं कुछ और मेमोरीज की तरफ। हमारे पास दो किस्म की मेमोरीज पाई जाती है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। सबसे पहले देखते हैं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरीज कौन कौन सी होती है। बेसिकली सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते किसे हैं, जिसको बेसिकली हम इसको एनवीएम कहते हैं, या इसको हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज भी कहते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन रिटेन स्टोर इंफॉर्मेशन इवन आफ्टर पावर। ऐसी जितनी भी मेमोरीज कंप्यूटर में पाई जाती है, जिसको कंप्यूटर को स्विच ऑन ऑफ करने के बाद भी वो इंस्ट्रक्शंस या वो डाटा उसके अंदर पाया जाता है, ऐसी मेमोरीज को हम कहते हैं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरीज कहलाती हैं। जैसे आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे जब भी हम ये बात नॉन वोलेटाइल की देखते हैं तो हार्ड डिस्क हमारे सामने आती है। तो हार्ड डिस्क से पहले हमारे पास रीड ओनली मेमोरी है, जिसको हम रोम कहते हैं। रोम क्या है? अगेन इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी या NVMe, that it stores data both while the power is on and when the power is switched off. Unless ROM gets raised, it never forgets the data. जब तक हम रोम को खुद से ही रेज नहीं करते, इसका डाटा लॉस नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर की बायोस
पाई जाती हैं एज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी के तौर पे, जिसको हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। अब देख लेते हैं कि बायोस किसे कहते हैं। बायोस हम कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज अ प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर यूज्ड टू स्टार्ट द सिस्टम आफ्टर इट इज पावर्ड ऑन। जब भी हम पावर ऑन का बटन को प्रेस करते हैं, सबसे पहले जो सा काम होता है, जो आपके कंप्यूटर को ऑन करता है, वो होता है बायोस को यूज करते हैं। ठीक है, आप आपको अच्छी तरह मतलब आप मुख्तलिफ लैपटॉप या कंप्यूटर्स में मुख्तलिफ बटन्स हैं जो बायोस में आपको लेके जाता है। किसी में F2 होता है, किसी में F8 होता है, किसी में F10 होता है, किसी में F9 होता है। इसको प्रेस करने से आप कंप्यूटर के बायोस में जाके उसकी इंस्ट्रक्शंस को, उसकी सेटिंग को, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज या अपडेट कर सकते हैं। तो क्या है बायोस? इज अ प्रोग्राम, अ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम after it is powered on. It also manages the data flow between the computer operating system and attached devices. इसके साथ जितनी भी external devices होंगी, जैसा हार्ड डिस्क हो गया, वीडियो अडॉप्टर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, उन तमाम की ये डाटा को फ्लो को मैनेज भी करता है। ठीक है, बायोस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी बायोस आपके कंप्यूटर लैपटॉप में खराब होती है, आपको चंगा वाला खर्चा उस पर आ जाता है, मतलब 2-3 हज़ार आपका आ जाता है। और लास्ट एंड लीस्ट इसको हम कहते हैं पोस्ट। व्हाट इज अ पोस्ट? इसको हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, नाम से ही पता चल। पोस्ट एक ऐसी मेमोरी है, ये आपके राउटर्स में भी, कंप्यूटर के राउटर्स में भी पाई जाती है। ये एक ऐसा टेस्ट है कि जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हो तो आप उसका सबसे पहले उसका मतलब जब हम बायोस बायोस क्या करती है, बायोस आपका एक पोस्ट का टेस्ट चलाती है। पोस्ट का टेस्ट क्या काम करता है कि आपको सिस्टम को चेक करते हैं कि ये अच्छी तरह सही तरीके से ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। समटाइम्स आप पोस्ट का एरर भी लेते हो कि आपका सिस्टम ऑन नहीं होता, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से आपका सिस्टम ऑन नहीं होता। तो वो कौन चेक करता है? चेकर लगा तो वो आपको एरर देता है, वो मैसेज देता है, वो पोस्ट का होता है। It's a series of system checks run by computers and the other electronic devices when they are turned on. On computer system, the pause operation runs at the beginning of the boot sequence. बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पोस्ट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। इसके अलावा जो प्रोसेस कंप्यूटर प्रोसेस डाटा करता है वो है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी आप तमाम लोग यूज़ करते हैं, इसको मेमोरी स्टिक कहते हैं, ये एक्सटर्नल ड्राइव कहते हैं, ये फिजिकल स्विचेस कहते हैं, कैमरा कार्ड्स हो गए, इसके अलावा यूएसबी स्टिक्स होगी, ये भी आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब हम आते हैं वोलेटाइल मेमोरी। एक वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो जब भी कंप्यूटर ऑफ होता है तो इसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। ठीक है, इन कंट्रास्ट टू नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज अ कंप्यूटर memory that requires power to maintain the stored information। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी मेमोरी है जिसके लिए पावर का होना लाजमी है। It retains the content while the powered on, but when the power is interrupted, the stored data is quickly lost। अब कौन कौन सी है वोलेटाइल मेमोरी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम पहले भी इसको थोड़ा बहुत देख चुके हैं कि डाटा इन रैम हैज अ एड्रेस। अच्छा, अब जब रैम में जब एक मेमोरी रखते हैं उसके एड्रेसेस होते हैं, सीपीयू उन एड्रेसेस को रीड करता है और उन एड्रेस की रीड करने के बाद डाटा को एक्सेस करता है। ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका हम थोड़ा बहुत और भी पहले भी पढ़ चुके हैं। हम आते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन को अफेक्ट करता है। तो आपको इस पिक्चर में एक पिक्चर नज़र आपको आ रही है जिसमें आपको उन उन कंपोनेंट्स के नाम लिखे हुए हैं जो आपकी कंप्यूटर की स्पीड को अफेक्ट करता है। इनका होना लाजमी है जिससे स्पीड आपकी अच्छी होगी, या इसमें अगर कोई भी एरर आता है तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड में इफेक्ट पड़ेगा। तो एक मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर आपकी डाटा बसेस नजर आ रही हैं। ये जो रेड लाइंस हैं ये बेसिकली आपकी इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं, रैम्स हैं, कैशे हैं, सीपीयू है, रोम है और क्लॉक है। आए इसके बारे में एक एक करके हम इसको देखते हैं।
कि ये कौन सी चीजें हैं यार जो बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी को की स्पीड को अफेक्ट करता है। सबसे पहले रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर के बारे में हमने पहले भी देख लिया कि बेसिकली रजिस्टर करता क्या है। नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेसर कैन हैंडल, ठीक है। रजिस्टर क्या थे, हम देख लेते हैं। अभी रजिस्टर में हमने क्या चीज देखी थी। रजिस्टर जो से है वो एक ऐसी मेमोरी की टाइप है जो एज ए डाकिया का काम करता है सीपीयू के लिए, जो स्टोर भी करता है और ट्रांसफर भी करता है डाटा और इंफॉर्मेशन को, डेट आर बीइंग यूज इमीडिएटली बाय द सीपीयू। अब जाहिर सी बात, ये जितने अच्छे होंगे रजिस्टर, जितने अच्छे होंगे, जितने अच्छे बिट्स के होंगे, आपकी मेमोरी की टाइप मेमोरी को अफेक्ट करेगा। तो अगर हम रजिस्टर को थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं तो इसमें बेसिकली रजिस्टर को हम कहते हैं ये कितना अच्छा रजिस्टर है तो वो नंबर ऑफ बिट्स पे मुश्तमिल। जिस तरह आपका इसमें सबसे एक मॉडल इम्पोर्टेंट एक टर्म यूज होती है जिसको हम वर्ड साइज कहते हैं। व्हाट इज अ वर्ड साइज? वर्ड साइज is referred to amount of data a speed data a CPU internal register you can hold and process at one time। यानी वर्ड साइज एक ऐसा है कि एट अ टाइम सीपीयू कितनी अमाउंट ऑफ डाटा को इंटरनली को प्रोसेस कर सकता है। तो ये ज्यादातर जो मॉडर्न जो से डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं वो 64 बिट्स के वर्ड्स उनके पास, मुझे 32 का आर्किटेक्चर होता है, 64 का आर्किटेक्चर होता है। जितने नीचे आओ तो आपका आर्किटेक्चर 32 का आर्किटेक्चर स्पीड कम होती है एज कम्पेयर टू 64 बिट्स के आर्किटेक्चर। तो लार्जर इंडिकेट्स मोर पावरफुल इन कंप्यूटर्स एंड इंक्रीज बाय परचेजिंग न्यू। जब आप न्यू कंप्यूटर आप तो जाहिर सी उसका आर्किटेक्चर अब उसी वक्त उसको सही कर सकते हो, एक अच्छा स्पीड को तेज कर सकते हो कि आप उसके आर्किटेक्चर को बढ़ा नहीं सकते हो। आप एक नया कंप्यूटर परचेज करोगे 64 का, अगर आपके पास 32 का। इसके आपके पास वर्चुअल मेमोरी है। तो वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल रैम या वर्चुअल मेमोरी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमने अभी तक रैम देखी, हमें ये नहीं पता कि यार ये वर्चुअल क्या चीज है, वर्चुअल रैम क्या चीज है। तो इसको देख लेते हैं। वर्चुअल रैम enables a system to run larger applications or run more applications at the same time without running out the RAM। यानी होता क्या है कि हमारे रैम का एक साइज होता है। जैसे हमें पता है कि रैम एक वॉलेटाइल एक मेमोरी है जिसमें कुछ डाटा स्टोर होता है और जब भी मेमोरी लॉस होती है तो वो डाटा उससे मेमोरी, कंप्यूटर आपको ऑफ होता है तो वो मेमोरी से लॉस हो जाता है। तो कंप्यूटर एक और ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है जो अगर आपकी रैम रन आउट हो रही है, उससे डाटा उस पर साइज उसमें स्पेस नहीं है, तो आपको एक वर्चुअल एक रैम एक मेमोरी प्रोवाइड करता है। तो हम जब भी हम कहते हैं कि यार इस मेमोरी का साइज क्या है, अगर आपकी उसकी वर्चुअल मेमोरी यूज होती है इस कंप्यूटर की, तो हम कहते हैं कि यार रैम प्लस वर्चुअल मेमोरी का जो भी साइज है वो आपको कंप्यूटर बताता है कि इसकी रैम इस वक्त ये यूज हो रही है। तो वर्चुअल रैम enables a system to run larger applications or run more application at the same time without running out the RAM। तो वो वर्चुअल मेमोरी अगर होती है तो हम ये शो होता है कि यार रैम भी आपकी काम कर रही है और साथ आपकी वर्चुअल मेमोरी भी काम कर रही है। Specifically the system can operate if it is total RAM resources were equal to the amount of physical RAM plus the amount of virtual RAM। तो आपको मतलब लगता है इस तरह कि अगर आप वर्चुअल रैम काम करी तो बेसिकली आपके जो सिस्टम है वो क्या होता है कि कहते हैं कैन ऑपरेट एज, ऐसा है कि जो उसकी टोटल जो रैम होती है वो वर्चुअल रैम प्लस आपकी जो एक्चुअल फिजिकल जो रैम है उसको हम कंसिडर करते हैं यार इन दोनों को मिला के आपकी इस वक्त जो रैम है वो ये यूज हो रही है। इसके अलावा जो आपकी जो कंपोनेंट जो सब इफेक्ट करता है स्पीड को, कंप्यूटर की स्पीड को, वो है इंटरनल क्लॉक। एक तो आपको ये वो क्लॉक नहीं है जो आपको सामने घड़ी में नजर आ रही है, आपके लैपटॉप के अंदर नजर आ रही है या डेस्कटॉप के अंदर आपको नजर आ रही है। ये क्लॉक जो है वो सिस्टम के अंदर यूज होती है। ये क्लॉक क्या काम करती है? बेसिकली कंप्यूटर यूज अ इंटरनल क्लॉक टू सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब है कि तमाम काम मिल के हो रहे एट द सेम टाइम हो, टू सिंक्रोनाइज ऑल of their calculation। The clock
ensures that the various circuit inside a computer work together at the same time. Clock speed is measured by how many ticks per second the clock makes. तो इसको अगर हम मेजर करने की अगर बात करते हैं तो कहते हैं हम कि क्लॉक कितने दफा ये टिक करती है, मतलब जितनी दफा वो जो सिंकिंग हो रही है सिस्टम के दरमियान में, हम कहते हैं यार ये उतनी उसकी मेमोरी। तो इसको हर्ट्ज में इसको मेजर करते हैं, और जो मॉडर्न मशीन्स है यूज गीगा हर्ट्ज, और इसमें एक चीज यूज होती है दैट इज ओवर क्लॉकिंग। अब ओवर क्लॉकिंग क्या है? यूजिंग द सेटिंग प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड इन ऑर्डर टू हैव अ सीपीयू रन एट हायर। अब होता ये है बेसिकली हमारा कंप्यूटर जो सा है उसकी एक खास स्पीड है, उस स्पीड पे वो क्लॉकिंग की वो एक स्पीड है जिसपे वो काम करता है, उतना वो फास्ट चल सकता है। ओवर क्लॉकिंग उसमें एक चीज है, एक टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं कि यार आपका कंप्यूटर जिस स्पीड पे वो बना है उससे अगर थोड़ा सा ज्यादा फास्ट रन हो काम करता है, हालांकि वो मैन्युफैक्चर इसका नहीं है लेकिन वो अगर काम करके दिखाता है तो हम कहते हैं कि वो उसका थ्रू क्या हो रहा है, वो एक ओवर क्लॉकिंग हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट उसकी स्पीड इतनी नहीं होती, वो इतना फास्ट नहीं होता, लेकिन वो उसकी क्लॉक जो सी है वो इतनी फास्ट चल रही होती है, मतलब ये नहीं कि क्लॉक की सुइयां चल रही होती हैं, वो काम इतना फास्ट कर रहा होता है सीपीयू कि हम कहते हैं कि वो एक ओवर क्लॉकिंग उस वक्त हो रही है। इसके अलावा द बस, जैसे आपको मैंने उसमें वो लाइंस दिखाई थी, इलेक्ट्रॉनिक पाथवे बिटवीन द कंपोनेंट्स, एक्सप्रेशन बस कनेक्ट्स द पेरिफेरल्स, जितनी भी आपकी पेरिफेरल्स हैं उसको ये कनेक्ट करता है। सिस्टम बस कनेक्ट्स सीपीयू एंड रैम, यानी एक एक्सपेंशन बस होती है जो पेरिफेरल्स को कनेक्ट करती है। इसके अलावा सिस्टम बस होती है जो कनेक्ट करती है सीपीयू और रैम को। बस विड्थ इज मेजर्ड इन बिट्स, यानी इसको अगर हम कहते हैं ये कितने साइज की बिट्स है तो वो कितने साइज की वो बस है तो हम कहते हैं ये इतनी बिट्स की है, इतनी बिट्स की है। जाहिर सी बात इसकी जो स्पीड है वो क्लॉक से ही चेक की जा सकती है, जो आपकी इंटरनल जो आपकी क्लॉक होती है। इसके अलावा जो बसेस हैं वो आपकी एक्सटर्नल बसेस हैं। यहाँ पे आपकी स्लाइड में सबसे ऊपर लिखा हुआ है एक्सटर्नल बस स्टैंडर्ड्स। इस स्टैंडर्ड्स को हम बाद में देखते हैं, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि बेसिकली जो आपकी एक्सटर्नल बस है वो होती क्या है। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो बस है, एक्सटर्नल जो बस है वो क्या है, इसमें नीचे मैंने करके लिखा भी है कि एन एक्सटर्नल बस प्राइमरी enables connecting peripherals and all external devices to computer। यानी जिस तरह एक इंटरनल बस जो सी थी वो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी जो डिवाइसेस थी, जितने भी जो कंपोनेंट्स आपको उस पिक्चर में नजर भी आ रही है कि उनको आपस में कनेक्ट करती है। अब एक एक्सटर्नल बस होती है जिनके जरिए आपका कंप्यूटर उनके साथ कनेक्ट होता है। Typically, an external bus is composed of electrical circuits that connects and transmit data between the computer and the external devices. Being external to the computer, external buses are much slower than internal buses. यानी आपकी जो बाहर की जो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ऐसे की तमाम जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, उनको जब हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो थ्रू एक्सटर्नल बस के जरिए वो कनेक्ट होती है। और अगर हम उसको कंप्यूटर के अंदर की बात करते हैं तो वो एक सिंपल आपकी लोकल बसेस आपकी खिलाती है। अब इसमें स्लाइड में ऊपर आपकी एक्सटर्नल बस स्टैंडर्ड्स हैं। ये मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स के नाम है जिनकी बेसिस पे आपके स्टैंडर्ड्स या बसेस बनती हैं, इतने साइज की हमारे पास। तो इनकी स्टैंडर्ड्स जो हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो ये बनाता है। ये स्टैंडर्ड्स हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ बॉडीज हैं जो ये डिफाइन करते हैं, जिसमें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है, लोकल बस है, पेरिफेरल कंट्रोल इंटरफेस है, एक्सीडेटेड ग्राफिक्स बोर्ड है, यूनिवर्सल सीरियल बस है, IEEE 1394 जिसको हम फायर वायर भी कहते हैं, पीसी कार्ड है, PCMAI है जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटर एसोसिएशन कहते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन कहते हैं। तो ये जितने भी जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बेसिकली आपकी एक्सटर्नल बस को ड्राइव करती है, बताती हैं कि ये बस इस तरह काम करेगी, प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपके PCI है। व्हाट इज PCI? PCI पेरिफेरल कंपोनेंट कंट्रोल इंटरफेस को हम कहते हैं, या इसको हम पेरिफेरल
कंपोनेंट इंटरनेट कनेक्ट भी कहते हैं इसको, दोनों दोनों नाम से पहचाना जाता है, या तो इसको कंट्रोल इंटरफेस भी कहा जाता है, या कंपोनेंट इंटरनेट इंटरकनेक्ट भी कहा जाता है। इज लोकल कंप्यूटर बस फॉर अटैचिंग हार्डवेयर डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर। जैसे ये एक पोर्ट है जिसमें आप मॉडेम्स को या साउंड कार्ड्स को, कंप्यूटर में आपके पोर्ट्स आपने देखी होगी, ज्यादातर आपने डेस्कटॉप में बहुत से पोर्ट्स स्लॉट्स देखी होंगी, पीसीएस स्लॉट्स, जिसके अंदर आप साउंड कार्ड या मॉडेम्स को कनेक्ट करते हो। इसके अलावा एक और पोर्ट है जिसको हम एजीपी कहते हैं, एक्सीलेटेड ग्राफिक्स कार्ड। इसमें हम वीजीए कार्ड या वीडियो कार्ड जो से वो मदरबोर्ड में हम इसको कनेक्ट करते हैं, एज कम्पेयर टू जो पीसीआई पोर्ट है वो ये ज़्यादा तेज़ होती है, फास्टर होती है, और फाउंड इन ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स। इसके अलावा यूएसबी है जिसको हम यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट कहते हैं, कनेक्ट्स एक्सटर्नल डिवाइसेस, हॉट स्वैपेबल हॉट स्वैपेबल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है स्वैप करने के लिए, आगे पीछे मूव करने के, और 127 तक डिवाइसेस के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कैमराज हैं, प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं। इसके अलावा पीसी कार्ड हैं, पीसी कार्ड में आप एक्सटर्नल ड्राइव, हार्ड डिस्क हम जब कनेक्ट करते हैं, नीचे आपको नज़र भी आ रही है, ज़्यादातर ये लैपटॉप्स के लिए बनी है, यूज ऑन लैपटॉप्स, हॉट स्वैपेबल डिवाइसेस आर द साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड। मेमोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, आप उस इमेज में जाके देख रहे हैं, इसमें आपको कैशी मेमोरी नज़र भी आ रही होगी। वेरी फास्ट मेमोरी है, होल्ड्स कॉमन और रिसेंटली यूज्ड डाटा, स्पीड अप कंप्यूटर प्रोसेसिंग। मोस्ट कंप्यूटर हैव सेवरल कैशेस, जिसमें L1 है, L2 है, L3 है। L1 जो है वो होल्ड करती है जो रिसेंटली यूज डाटा होता है उसको, और जो L2 होती है वो अपकमिंग जो सा वो डाटा होता है उसको ये स्टोर करती है, और जो जो L3 है वो पॉसिबली जो अपकमिंग डाटा होता है उसको ये स्टोर करती है। तो ये कुछ आपकी इफेक्टिंग प्रोसेसिंग स्पीड थी कंपोनेंट से, जो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनकी बेसिस पे आपके कंप्यूटर की स्पीड को जांचा जाता है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।